नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो संसद के सत्र हैं इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, संसद जो है 3 सेशन होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य के 3 ही सत्र होते हैं। वो समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है संसद। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से सत्र होते हैं। वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला जो सत्र होता है दोस्तों बजट सत्र का, ये बजट सेशन होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। ठीक है, फरवरी से मई तक चलता है, बजट सेशन होता है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बजट शब्द का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं है, इसके लिए क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा जो सेशन होता है वो मानसून सत्र होता है जो जुलाई से लेकर के अगस्त तक चलता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सेशन होता है वो शीतकालीन सत्र होता है जो कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलता है। तो इस तरह से 3 सत्र होते हैं। देयर आर 3 सेशंस, ठीक है, इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो ये 3 सेशन होते हैं और इसको टाइम के साथ आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस सेशन में क्या होता है। और आपको पता है कि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम समय अंतराल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो सत्र को आहूत किया जाता है। ठीक है, तो सत्र आहूत करने को क्या कहते हैं, सत्र आहूत करने को कहते हैं समनिंग ऑफ सेशन। ठीक है, सेशन को समन करना। तो सेशन को समन करने का अधिकार किसको है, तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 85(1) में लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारे 2 हाउस हैं, एक है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो सदन है लोकसभा और जो राज्यसभा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, सेशन बुलाए जाते हैं। तो ये दोनों साथ में भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि मेंबर दोनों के अलग अलग होते हैं और दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो 2 सत्रों के मध्य में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो कितना होता है, 6 माह। 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। और संसद का सत्र पहली बात बुलाने का काम तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन राष्ट्रपति कब बुलाएगा, जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट इससे संबंधित जब कोई सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए संसद के सत्र की अगर बात की जाए, संसद का सत्र क्या होता है, तो जब प्रथम बैठक होती है, ठीक है, संसद के सत्र की जब प्रथम बैठक होती है और जब सत्रावसान होता है, इसके बीच की जो अवधि होती है उसे कहते हैं संसद का सत्र। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा के मामले में सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित अगर कर दी जाती है तो विघटन की तिथि तक ही अवधि को संसद का सत्र कहा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है तो उसको तो विघटन किया नहीं जा सकता है। लेकिन लोकसभा जैसे मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है, और उसी दौरान अगर मान लीजिए कि बहुमत खो देता है, जो रूलिंग पार्टी अगर वो बहुमत खो देता है और उससे पहले अगर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है तो संसद का सत्र यानी कि तो विघटन की तिथि तक की जो अवधि होती है उसको ही हम क्या कहेंगे, संसद का सत्र। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। या फिर प्रथम बैठक और सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो इस दौरान इनके बीच का जो समय होता है वो संसद का सत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति के अभिभाषण की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एड्रेस, तो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा था कि जो राष्ट्रपति होता है इसका अभिभाषण कब होता है। तो एक तो होता है कि चुनाव के पश्चात, जैसे कोई भी जैसे 5 साल पे जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब नए सदस्य आते हैं, संसद शुरू होता है, तो चुनाव के पश्चात जो पहले सत्र की शुरुआत होती है, ठीक है,
और एक उसमें जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। वो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। एक तो उस समय होता है, दूसरा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर, ठीक है। तो 2 बार जो है ज्वाइंट सेशन को संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हें राष्ट्रपति एड्रेस करता है, राष्ट्रपति का भाषण होता है, ठीक है। तो कब होता है, एक तो जब चुनाव होकर के नया सत्र शुरू होता है, पहला सत्र शुरू होता है उसमें, और एक जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल, जैसे एक साल में 3 सेशन हो गए, उसके बाद जब भी जैसे बजट सत्र से शुरुआत होती है ना, तो जो पहला सेशन होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, तो राष्ट्रपति जो है पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। और ये जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया हुआ भाषण नहीं होता है, बल्कि ये भाषण कौन तैयार करता है, तो ये मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार कराया जाता है। जो सरकार होती है, चाहे आप राज्यों में राज्यपाल की बात करें या फिर आप केंद्र में राष्ट्रपति की बात करें, तो ये जो अभिभाषण होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें सरकार की नीतियों एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा की जाती है, ठीक है। तो इसलिए जब ये अभिभाषण होता है तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुना करें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की बातें होती हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं और सरकार के जो फ्यूचर के प्रोग्राम होते हैं उससे संबंधित ही ये भाषण होता है। अच्छा, एक चीज आता है लेम डक सेशन, ये कीवर्ड याद रखिए। लेम डक सत्र या पंगु सत्र क्या होता है। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 5 साल के बाद फिर से चुनाव हो रहा है, तो जो लोग इस सेशन में हैं, ठीक है, जो मेंबर हैं, सदस्य हैं लोकसभा के, जब दोबारा चुनाव हो तो कोई जरूरी तो है नहीं कि वो सारे सदस्य जो है वो फिर से चुन के आ जाएं। तो जो लोग चुन के नहीं आ पाते हैं, ठीक है, यानी कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, लेम डक कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजॉर्नमेंट क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। तो समन कौन बुलाता है, तो वो प्रेसिडेंट बुलाता है। एडजॉर्नमेंट कौन बुलाता है, तो ये जो है ये पीठासीन अधिकारी जो होता है सदन का, पीठासीन अधिकारी, जैसे लोकसभा की बात करें तो वहां स्पीकर होता है, राज्यसभा की बात करें तो वहां पे कौन होता है, वहां पे आपका लोकसभा का चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसी तरह से राज्यों में होते हैं विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो जो लोग विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष होता है, तो जो भी पीठासीन अधिकारी है वो क्या करता है, एडजॉर्नमेंट लाता है, स्थगन लाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि जो सदन है उसको कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि जब सदन में, ठीक है, सदन की कार्यवाही में जब बहुत सारा व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाता है वहां के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा, तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो क्या करता है, सदन को एडजॉर्न कर देता है। वो कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको एडजॉर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एडजॉर्नमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको अनिश्चित काल के लिए एडजॉर्न कर दिया जाता है। ये जब न बताया जाए कि फिर आपको कब इकट्ठा होना है, जैसे क्या होता है, ये कह दिया जाता है कि चलिए 2 बजे तक के लिए इसको जो है एडजॉर्न किया गया, 3 बजे तक कर दिया गया, मतलब एक समय जब देके बताया जाता है तब आप उसको कहते हैं एडजॉर्नमेंट, स्थगन कहते हैं। लेकिन जब ये ना बताया जाए कि दोबारा आपको कब आना है, तब उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ठीक है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई। ये नेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, पेपर 1 में, और ये आपके जीएस में भी कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो जब ये बता के ना सदन को एडजॉर्न किया जाए कि कब दोबारा आना है, तो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोरोगेशन क्या होता है, 17वां क्या होता है, ठीक है। तो 17वां क्या कहलाता है दोस्तों, तो संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, ठीक है। जैसे सत्र आपने देखा कि जो पहली बैठक होती है और जो लास्ट वाली बैठक होती है, उसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं, संसद का सत्र कहते हैं। और जब सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, 17वां कहते हैं, ठीक है। और 17वां यानी कि प्रोरोगेशन कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एडजॉर्नमेंट कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडजॉर्नमेंट किसके द्वारा, स्थगन किसके द्वारा होता है, तो वो कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। लेकिन जैसे जब पीठासीन अधिकारी
जॉन साइनर डाई कर देता है, तो उसके कुछ समय के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, प्रोरोगेशन करता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कब होता है, साइन डाई स्थगन के कुछ समय के पश्चात राष्ट्रपति जो है वो सत्र अवसान की सूचना जारी करता है। ठीक है, जब वो स्थगन कर देता है, उसको दोबारा नहीं बुलाना होता है, तो ये नहीं बताता है कि फिर दोबारा कब आना है, तो इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोरोगेशन कर दिया जाता है। विघटन क्या होता है दोस्तों, डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजॉल्व हो जाना। ठीक है, सत्रावसान से क्या होता है दोस्तों, सदन का एक सत्र समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से सदन का एक सत्र समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन जब विघटन होता है सदन का, तो पूरे सदन को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, जब सदन का विघटन होता है तो पूरा सदन ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ऐसा कब होता है, एक तो ये हो गया कि अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो क्या हो गया, उसको डिजॉल्व कर दिया जाता है, जो लोकसभा है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा तो हर 5 साल के बाद डिजॉल्व होती है। और किस कंडीशन में डिजॉल्व हो सकती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाता है सरकार के प्रति, और सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तब क्या होगा, तब जो है अगर कोई दूसरा दल ऐसा है जो दावा प्रस्तुत करता है कि मतलब वो सरकार बना सकता है, तब तो ठीक है, उसको बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार बनाने के लिए एग्री नहीं है या उसके पास वो नंबर्स नहीं है, तब फिर प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, या फिर 5 साल पूरा होने के बाद डिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है, चूंकि अस्थायी सदन है, तो वहां पे विघटन नहीं हो सकता है, वहां पे डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 85(2) ख 85(2) में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ठीक है, और ये ऐसा मुख्य रूप से कब करता है, ये मंत्री परिषद की सलाह से ही लोकसभा का विघटन करता है। ठीक है, चलिए अगले को आगे देखते हैं हम लोग। लोकसभा का विघटन 2 कारणों से होता है, जो मैंने अभी बताया। एक तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तब कर सकता है, और यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे, तो यह स्थिति कब होती है, जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है। यह हमने अभी जिक्र कर दिया आप लोगों को। चलिए, अब विघटन का विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी के एग्जाम में, नेट में, या फिर जो टीजीटी पीजीटी है, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। तो इसमें जो है लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, विघटन हो गया तो। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 107 है, उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें कोई विधेयक लैप्स अथवा समाप्त हो जाते हैं। तो 107 किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो 107 में। अब इसमें कौन कौन से, इसको देखिए सीधा सीधा आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको आप सीधा सीधा यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो जा रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये लोकसभा है और ये क्या है, राज्यसभा है, और ये प्रेसिडेंट महोदय है। ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, और ये कौन है, प्रेसिडेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी टच हो जाएगा किससे, लोकसभा से, जो भी लोकसभा को टच कर जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले प्रोसेस क्या होता है, जब भी आप कोई भी विधेयक लाते हैं तो सबसे पहले या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या फिर राज्यसभा में, किसी एक सदन में पहले उसको लाया जाता है। जब एक सदन में वो बहुमत से पास हो जाता है, बहुमत का मतलब जितने मेंबर, मतलब जितनी टोटल संख्या है उसके जो है 50% + 1 से जब वो पास हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक लाया गया, यहाँ पे पास हो गया मेजोरिटी से, तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे भेज दिया जाएगा। फिर जब यहाँ भी पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर अगर सिग्नेचर अपना, जैसे उसको क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, या फिर उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 3 कंडीशन इसके पास है। ठीक है, तो अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब तो विधेयक जो होता है, ठीक है, वो विधेयक पास मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है तो फिर दोनों सदन उस पर क्या करेंगे, फिर से चर्चा करेंगे, और फिर से
मान लीजिए उसमें कुछ संशोधन करके या फिर बिना संशोधन के ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपना सिग्नेचर करना ही होता है, उसको एक्सेप्ट करना ही होता है, वो उसे दोबारा नहीं लौटा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए अब इसमें किस कंडीशन में कोई भी विधेयक अगर लंबित है, पेंडिंग है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लोकसभा भंग हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है, चलिए यहां तो पास हो गया, यहां से पास होकर के यहां भेज दिया गया, यहां पे पेंडिंग है, या यहां से पास होकर के यहां पे भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी सिचुएशन है। तो कुछ सिचुएशन में वो क्या होता है कि वो लैप्स हो जाता है, और कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि वो लैप्स नहीं होता है। तो वही सिचुएशन आपको देखना है। अगर विधेयक लोकसभा में लंबित है, लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं, लोकसभा से तो पारित हो गया है किंतु राज्यसभा में लंबित है, यहां से पास हो गया, यहां पे गया है, अभी यहां पे पास नहीं हुआ है, तो ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। समझ गए आप लोग? यानी कि यहां से अगर कोई विधेयक पास हो गया या फिर यहां पे पेंडिंग है और यहां से राज्यसभा में भेज दिया गया है, तो भी लोकसभा जैसे विघटित होगा वो सारे जो विधेयक होंगे वो लैप्स हो जाएंगे। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ हो, ठीक है, राज्यसभा से शुरू हुआ हो और राज्यसभा में ही लंबित हो, ठीक है, अगर दोस्तों राज्यसभा से शुरू हो और राज्यसभा में ही लंबित हो, यहीं पे पेंडिंग है और लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया है, तो वे विधेयक जो है समाप्त नहीं होंगे। जैसे यहां से शुरू तो हुआ है और अभी यहीं पे है, इसने उसको टच नहीं किया है, तो वो जो है विधेयक विघटन, यानी कि अगर विघटन हो गया, डिजॉल्व हो गया, तब भी वो समाप्त विधेयक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया है, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता। जैसे यहां भी पास हो गया, यहां पहुंचा, यहां भी पास हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है, तो वो इस तरह का जो विधेयक होगा वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, जैसे कभी कभी होता है कि अगर यहां से तो पास हो गया लेकिन यहां पास नहीं हुआ, यानी कि गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो अब क्या होता है कि उसमें संयुक्त बैठक भी बुला ली जाती है, यानी कि दोनों सदन के लोगों को एक साथ बिठा लिया जाता है और कहते हैं कि चलो भाई इस पर मिलजुल के चर्चा करते हैं। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, कि यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, ठीक है, तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। समझ गए आप लोग? अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जब बुलाता है तो ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होता है। तो आप लोगों को इसमें समझ में आ गया होगा कि अगर कोई लोकसभा में ही पेंडिंग है, ठीक है, या लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में पहुंच चुका है, ठीक है, तो ऐसा विधेयक अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो खत्म हो जाएगा। अगर राज्यसभा से शुरू हुआ है, राज्यसभा में ही लंबित है, यहां तक नहीं पहुंचा है, तो फिर विघटित होने पर समाप्त नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, दोनों सदनों से पास होकर के, और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है, तो ऐसा विधेयक जो है विघटन होने पर समाप्त नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं, चलिए इसको हम लोग जो है दूसरे क्लास में देखेंगे। थैंक यू गाइज, बस आज की क्लास यही छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।